मैं फूड डिलीवरी करता हूँ और एक डिलीवरी के साफ साफ 10 लाख चार्ज करता हूँ, लेकिन लोग इसे महंगा समझने के बजाय मुझे 1 करोड़ तक देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना काम करवाने के लिए अपनी बेटी की शादी तक मुझसे करवाने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं उनका एक काम करके आ जाऊँ। लेकिन मैं पहले एक बिल्कुल साधारण डिलीवरी बॉय था। फिर 15 जुलाई की उस रात मुझे एक ऑर्डर मिला। मुझे नहीं पता था कि इस अजीब ऑर्डर को लेने के बाद मैं डिलीवरी की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उस दिन ग्राहक ने एक छोटी सी बारबेक्यू प्लेट, एक बोतल फेतियन लॉन्गटाई, एक डिब्बा हुआजी और एक लाइटर ऑर्डर किया। सामान खरीदने के बाद जब मैं डिलीवरी के लिए निकलने वाला था, तभी मेरी नज़र ऑर्डर के नोट पर पड़ी। वह नोट कुछ अजीब था। उसमें लिखा था, लिफ्ट में जाने के बाद चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाना, और पेमेंट वाले कॉलम में सिर्फ कुछ स्टार दिखाई दे रहे थे। मुझे लगा शायद कोई संवेदनशील नंबर था जिसे सिस्टम ने छिपा दिया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं लोकेशन पर पहुंचा और लिफ्ट में गया, तो मैंने चौथी मंजिल का बटन 4 बार दबा दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सनक थी, बल्कि मैं उन अजीब ग्राहकों से परेशान होने से डरता था। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे खराब रेटिंग दे दी, फिर तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने बटन 4 बार दबाया, सामान्य रूप से ऊपर जा रही लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगी। तेज और लगातार गिरने जैसी हालत के बाद धड़ाम, एक भारी आवाज हुई और लिफ्ट रुक गई। मेरे पैर डर के मारे कांपने लगे। मुझे लगा कोई अजीब आदमी जानबूझकर मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला और उस आदमी से बहस करने के लिए आगे बढ़ा, कुछ कदम चलने के बाद मेरे सामने का नज़ारा पूरी तरह बदल गया। मेरे सामने दूर दूर तक इमारतें और सड़कें फैली हुई थीं। वहां आधुनिक इमारतें भी थीं और प्राचीन इमारतें भी। आसमान पूरी तरह धुंधला और सलेटी था। जब मैंने आने जाने वाले लोगों को देखा, तो उनके कपड़े भी तरह तरह के थे। किसी ने हानफू पहना था, किसी ने छिपाओ और किसी ने जोंगशान सूट। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरी तरफ देखा, मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। उनके चेहरों पर जरा भी खून जैसा रंग नहीं था। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ भ्रम है, ज़रूर कोई भ्रम है। मैं खुद को समझाते हुए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी मेरे कंधे पर एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली आकर टिक गई। यही मैंने ऑर्डर किया था, सामान दो। डर के मारे मेरा दिल जैसे बाहर निकलने वाला था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। उसका हेयर स्टाइल और कपड़े बिल्कुल आधुनिक थे, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। मैं जोर से चीखा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी बोला, चिल्लाओ मत, अब जब आ ही गए हो। उसने सीधे पैकेट खोला और भुना हुआ खाना उठाकर खाने लगा। फिर उसे थूक दिया। उसने फीतियान लोंगताई का एक घूंट लिया और उसे भी थूक दिया। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी और वह काफी आनंद लेता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी हालत लगभग खराब हो गई। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, मेरी डिलीवरी फीस नहीं चाहिए, सामान भी आपको दे दिया, बस मुझे जाने दो। उस आदमी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्त में चीजें लेना भले अच्छा लगे, लेकिन इससे कर्म का कर्ज चढ़ जाता है। अगर मैंने अपने पुण्य को नुकसान पहुंचाया, तो शायद अगले जन्म में जा भी ना पाऊं। इतना कहकर वह आदमी मेरे पास बैठ गया। उसने एक हुआजी सिगरेट जलाई, फिर दूसरी सिगरेट और लाइटर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, एक पी लो, डर थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने डर के मारे ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी ज्यादा खराब लग रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, यह जगह आखिर है कहाँ? उस आदमी ने अपनी जेब से एक नया मॉडल का स्मार्टफोन निकाला और भावुक होकर कहा, यहाँ, ये अंडरवर्ल्ड है। मुझे सिगरेट की तलब लगी थी और कुछ खाने का भी मन था, इसलिए मैंने उनके दिए हुए फ़ोन से कोशिश की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में डिलीवरी ऑर्डर हो जाएगा। लगता है मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार बेकार नहीं किया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मन में कहा, गया काम से, सिर्फ डिलीवरी करने निकला था और खुद ही अंडरवर्ल्ड पहुंच गया। मैं कांपते हुए पूछ बैठा, तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ? तभी उस आदमी को याद आया। उसने गंभीर होकर कहा, यहाँ 1 घंटे से ज्यादा मत रुकना, वापस जा सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जीवित ऊर्जा है, यहाँ कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटी बात करता हूँ, मेरा नाम सुतुकयांग है। मैंने जिंदगी का आधा हिस्सा जी लिया और अब मुझे ज्यादा पछतावा नहीं है। बस अपनी पत्नी और बच्चे के लिए मुझे अफसोस है। जब मैं जवान था, तब मैं एक बहुत खराब इंसान था। कर्ज चढ़ने के बाद मैं भाग गया। बाद में मैंने अपना नाम और पहचान बदल ली और एक बड़े होटल का मालिक बन गया। लेकिन मैंने कभी वापस जाकर उन्हें नहीं ढूंढा, बल्कि मेरी जिंदगी में कोई और भी आ गया। आखिरकार एक कार दुर्घटना में मेरी मौत हो गई। ये कहते कहते सुतुकियांग ने अचानक लंबी सांस ली। उसने कहा, मरने से पहले मैंने उनके बारे में पता किया था। इन सालों में उन पर लगातार मेरा कर्ज चुकाने का दबाव डाला गया। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही। मैंने चुपचाप एक अलग अकाउंट बनाकर उनके लिए 10 लाख जमा किए थे, लेकिन उन्हें देने से पहले ही मेरी मौत हो गई। अपना पेमेंट कोड निकालो। मैंने आधे विश्वास और आधे शक के साथ अपना पेमेंट कोड निकाल दिया। सुटुकियांग ने कहा, हो गया, 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए। फिर उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। इनमें से 9 लाख मेरी बेटी को देना, बाकी 1 लाख तुम्हारी डिलीवरी फीस है। अगर तुम्हें कम लगता है तो बात कर सकते हैं। अगर तुम बहुत ज़्यादा मांगोगे तो भी मैं मान लूंगा, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। 1 लाख और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। ये सुनकर मैं बुरी तरह हैरान रह गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मोल भाव करूं। अफसोस, फ़ोन में नेटवर्क नहीं था।
मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि सच में पैसे आए हैं या वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए मुझे फ़िलहाल उसकी बात पर भरोसा करना पड़ा। मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं है कि मैं सारे पैसे अपने पास रख लूँगा? सूतुकेंग हँसते हुए बोला, तुम चाहते हो कि नीचे आकर मेरे साथ रहो? मैं तुरंत डर गया। मैंने हाथ उठाकर कसम खाई, मैं गारंटी देता हूँ कि एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लूँगा। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी को कैसे ढूंढूं? सुतुकियांग ने कहा, उसका नाम सुयिरान है। वह अभी झोंगहाई यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में तीसरे साल में पढ़ रही है। मैंने पूछा, अगर उसने मुझे कोई लालची या धोखेबाज आदमी समझ लिया तो? सुतुकियांग ने याद करते हुए कहा, यह आसान है। उसके सीने के बाएं तरफ नीचे की ओर जन्म से एक छोटा लाल तिल है और उसके शरीर के दाहिने हिस्से पर एक घुमावदार निशान है। बचपन में मेरे साथ लुका छिपी खेलते समय वह आग के चूल्हे से जल गई थी। ऐसी निजी बात अगर कोई बाहर का इंसान जान भी जाए तो उसे इसका असली कारण नहीं पता होगा। मैंने घबरा कर पूछा, निशान किस तरफ है? ओह, मेरा मतलब है बाईं तरफ या दाईं तरफ? सुतुक्यांग बोला, दाईं तरफ। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूँ, फिर मिलेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं, फिर कभी मत मिलना। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीढ़ियों की तरफ भाग गया। जब मैं लिफ्ट में पहुंचा तभी फ़ोन में नेटवर्क वापस आया। लगातार कंपन होने लगी। मेरे कानों में पैसों के ट्रांसफ़र की लगातार आवाज़ें आने लगीं। मैंने कांपते हुए स्क्रीन खोली। वहां लिखा था, सुतुक्यांग ने आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए। मैंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। 10 लाख! इतने पैसे कमाने में मुझे दिन रात मेहनत करके लगभग 10 साल लग जाते। अगर मैं पैसे रख लेता तो मुझे 10 साल कम मेहनत करनी पड़ती। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मैंने पैसे अपने पास नहीं रखे। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने एक पैसा भी ज्यादा लिया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर उत्साह और उम्मीद थी। सुयरान जोंगहाई यूनिवर्सिटी में थी। मैं वैसे भी वहां जा रहा था। सोचा साथ में अपनी गर्लफ्रेंड यांग लू से भी मिल लूं। उसकी पढ़ाई काफी व्यस्त चल रही थी। कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं जोंघा यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड यांगलू सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके साफ सुथरे और मासूम चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। वहां से गुजरने वाले लड़के भी उसे देखकर दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। मैं उसके पास गया और बोला, लुलू, क्या ये वही है जिसे कहते हैं दिल का रिश्ता? बिना तुम्हें फोन किए ही तुम मुझे मिल गई। मैंने बाइक से उतरकर हाथ में पकड़े फूल यांगलू की तरफ बढ़ाए। मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरा हाथ खाली रह गया। यांगलू एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझसे दूर रहो। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी और हम दोनों अलग हो जाएं। आगे से मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि लोग हमें देखकर गलत समझे। उसकी बातें मेरे लिए बिजली गिरने जैसी थीं। मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर मैंने हंसकर कहा, मजाक मत करो। अब मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। लेकिन यांग लू ने मुझे तिरस्कार से देखा। उसने कहा, तुम्हारे उन थोड़े से पैसों से भी क्या तुम मुझे पाल सकते हो? फिर उसने सामने से आ रही एक लग्जरी कार की तरफ इशारा किया। तुम्हारे साथ रहकर क्या मैं जिंदगी में कभी ऐसी कार में बैठ पाऊंगी? अब मैं बैठ सकती हूँ। तो फिर तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद करूं? इतना कहकर यंगलू तिरस्कार के साथ आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। वह कार के पास जाकर रुक गई। कार से एक अमीर और रईस दिखने वाला युवक बाहर निकला। यांगलू ने खुद उसके कंधे पर सिर रख दिया। मैं सामने का दृश्य देखकर गुस्से और दुख से कांपने लगा। वहीं खड़ा एक मोटा लड़का मेरी तरफ देखकर बोला, भाई, फूल बहुत हैं। उसकी खूबसूरती देखो, वह तो हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की जैसी है। वह तुम्हें कैसे पसंद करेगी? तुम्हें पता है वह लड़का कौन है? वह मशहूर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चेन त्यानमिंग है और वह एक अमीर परिवार से है। एक और खूबसूरत लड़की किसी अमीर लड़के के साथ चली गई। तभी चेन त्यानमिंग ने मेरे हाथ में पकड़े फूलों को देखा। उसने यांगलू से पूछा, तुम उस डिलीवरी बॉय को जानती हो? यांगलू ने कहा, बस हाई स्कूल का एक सहपाठी है, लेकिन ज्यादा जान पहचान नहीं है। चेन त्यानमिंग बोला, तो चलो। उसने एक हाथ से कार का दरवाजा खोला। दूसरे हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था और मेरी तरफ हल्का सा हिलाया। वह एक होटल का कमरा काट था। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। तभी मुझे याद आया कि पिछले कुछ समय से जब भी मैं यांगलू से मिलने के लिए कहता था, वह हर बार कहती थी कि पढ़ाई में व्यस्त है। अब समझ आया कि वह किस तरह पढ़ाई में व्यस्त थी। मुझे याद आया कि मैंने कभी कसम खाई थी कि शादी से पहले मैं उसके साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखूंगा। मैंने खुद को शांत किया। फिर उस मोटे लड़के से पूछा, तुम सुयरान को जानते हो? गर्लफ्रेंड चली गई थी, लेकिन कम से कम अपनी जान तो नहीं गंवानी थी। अभी मैं सिर्फ सुतुकियांग का काम पूरा करना चाहता था और इस दुख की जगह से जल्दी निकलना चाहता था। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह मोटा लड़का हंसते हंसते खुद ही खांसने लगा। उसने कहा, मैंने सही सुना? तुम सुयरान के बारे में पूछ रहे हो? वह तो उन 4 बड़े मजाकों में से एक है जिसे चेन शाओ भी हासिल नहीं कर पाया। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने मजबूरी में पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? मोटा लड़का व्यंग्य से बोला, बिल्कुल। इस समय ईरान शायद कैंटीन में खाना खा रही होगी। कुछ देर बाद हम कैंटीन के बाहर पहुंच गए। मोटे लड़के ने कांच के पार एक मेज के पास बैठी खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। उसने कहा, वही है ईरान। एक बात याद रखना, उसे पसंद करने वाले अमीर और ताकतवर परिवारों के लड़के बहुत हैं। यहां तक कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चेन भी उसके लिए काफी नहीं है।
अगर अब तुम डरकर पीछे हट गए तो मैं बस तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन अगर तुमने उसे परेशान किया और उसके किसी चाहने वाले ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसकी बाकी बातें सुनने की जरूरत नहीं समझी। मैं सीधे सुयरान की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर रुक गया। इतनी करीब से देखने पर उसका चेहरा बिल्कुल बेदाग और बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने मन में सोचा, क्या सच में सुतुकियांग जैसा आदमी इतनी खूबसूरत बेटी का पिता हो सकता है? मुझे खुद ही शक होने लगा। उसके पास बैठी उसकी दोस्त शूशान शान ने मुझे घूरते हुए कहा, इतनी देर से घूर रहे हो? देख लिया, हमारी ईरान खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो यहां से चले जाओ। मैंने शांत होकर कहा, माफ करना सुयरान, मेरे साथ बाहर चलो। हमें किसी ऐसी जगह जाकर बात करनी है जहां कोई और ना हो। वास्तव में जरूरी बात है। मेरे बोलने से पहले ही शू शंसन ने चॉपस्टिक को हथियार की तरह पकड़ लिया। वो बोली, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? 3 सेकंड के अंदर यहां से निकलो। मैं अभी अभी धोखा खाकर आया था, ऊपर से बिना वजह मुझे डांट भी पड़ रही थी। मैं आखिर खुद को रोक नहीं पाया। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, चुप रहो। अगले ही पल शू शान शान चिल्लाई, बचाओ, यह आदमी ईरन के साथ गलत हरकत करना चाहता है। उसकी आवाज खत्म होते ही कैंटीन में बैठे बहुत सारे लड़के अपनी सीटों से उठकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। एक लड़का बोला, हिलने की कोशिश मत करना, यह हाइडा है, यहां मनमानी नहीं चलेगी। दूसरे ने कहा, इतने लोग हैं, कानून किसी एक को नहीं बचाएगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारा काम तमाम है। शिव शान शान ने तुरंत सुयरान को पकड़ लिया और भीड़ से दूर ले जाने लगी। इतने सारे लड़कों को एक साथ देखकर मैं भी कुछ देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन मैं सुयरान को जाने नहीं दे सकता था। अगर वह चली गई तो मेरा काम खत्म हो जाता। समस्या यह थी कि उससे अकेले बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मजबूरी में मैंने सुयरान को जोर से पुकारा, सुयरान, क्या तुम्हारे शरीर पर एक लाल तिल है? तुम समझ रही हो मेरा मतलब? बाईं तरफ नीचे की ओर और पैर के ऊपर की तरफ एक घुमावदार निशान है। क्या वह बचपन में आग के चूल्हे से जलने की वजह से हुआ था? सुयरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने के अंदर बेकाबू होकर दौड़ रहा हो। भले ही मैंने सीधे कुछ नहीं कहा था, लेकिन इशारा काफी साफ था। एक अनजान आदमी न सिर्फ उसके बारे में इतनी निजी बात जानता था, बल्कि इतने लोगों के सामने उसका इशारा भी कर रहा था। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छी बात यह थी कि मैंने उस बात की सही जगह नहीं बताई थी, वरना उसके लिए वह पल और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाता। सुयरान तेजी से मेरे पास आई। उसने अपना हाथ उठाकर मेरा मुंह बंद कर दिया। वह घबराई हुई थी और शर्म से सिर झुकाकर बोली, और मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी। उसकी आवाज सुनते ही कैंटीन में मौजूद सभी लोग जैसे जम गए। पूरी कैंटीन में अचानक अजीब खामोशी छा गई। मैं भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसके हाथ से हल्की खुशबू आ रही थी। सुयरान ने कहा, चलो जल्दी यहां से चलते हैं। वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। घबराहट में उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर खींचने लगी। शिवशंसन की आंखें बड़ी हो गईं। वह चौंक कर बोली, क्या हो रहा है? ईरान, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ईरान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने कहा, मैं इसे बाहर ले जाकर कुछ निजी बात करूंगी, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। उसके जाते ही पूरी कैंटीन में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। ये डिलीवरी बॉय कौन है? उसका मुंह ईरान ने खुद अपने हाथ से बंद किया। इसका मतलब तो वह निशान किस बारे में था? बाईं तरफ नीचे, फिर पैर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैंटीन के बाहर मोटे लड़के ने देखा कि सुयरान सच में उस डिलीवरी बॉय के साथ बाहर चली गई थी और दोनों काफी करीब थे। उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर बोला, यह सपना नहीं है। कुछ देर बाद सुयरान मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर एक के टीवी में ले गई। उसने एक प्राइवेट कमरा लिया। अंदर जाने के बाद सुयरान ने सतर्क होकर पूछा, तुमने वे बातें क्यों कही थी? मैंने धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ कोई और नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुयरान गुस्से में बोली, कौन अपना? मुझे चेतावनी है, कोई गलत हरकत मत करना। कुछ भी गलत हुआ तो मैं चिल्ला दूंगी। मैंने अपना हाथ उठाया और हवा में उसकी बाईं तरफ नीचे की ओर इशारा किया। यहाँ एक लाल तिल है ना? फिर मैंने अपने दाहिने हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, और बचपन में लुका छिपी खेलते समय वहां आग से चोट लगी थी। सुयरान ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मैं सोफे पर बैठा और सिर ऊपर उठाकर बोला, मेरा नाम वांग यांग है। सुतुकयांग ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसे डर था कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए उसने मुझे ये बातें सबूत के तौर पर बताई थी। सुयरान के चेहरे पर अचानक कई भाव आए। सुतुकयांग की उसके पिता के रूप में आखिरी याद 8 साल की उम्र की थी। एक दिन वह घर से बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद अक्सर कुछ लोग उनके घर में घुस आते थे। वे घर में तोड़फोड़ करते और उन्हें धमकाते थे। वे ये भी कहते थे कि उसकी माँ बेटी को काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। अब उसकी माँ 4 जगह काम करती थी। वो उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के साथ साथ कर्ज भी चुका रही थी। इस साल जाकर उनका कर्ज पूरी तरह खत्म हुआ था। इसी वजह से सुयरान सुतुकयांग से बहुत नफरत करती थी। पुरानी बातें याद आते ही उसके दुख का बांध टूट गया। सुयरान रोते रोते पूरी तरह टूट गई। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। मैंने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कहा, धीरे रो, वरना दूसरे लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। लेकिन सुयरान और भी जोर से रोने लगी। वो बोली, अगर सू तुकयांग मेरे सामने आ सकता था तो खुद क्यों नहीं आया? मैंने कहा, वह मर चुका है।
एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारे लिए पैसे बचा कर रखे थे 90 लाख। सुहिरान ने तुरंत उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया। मैंने सोचा, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मेरी जान का क्या होगा। यह मामला मेरी जिंदगी और मौत से जुड़ा था, इसलिए मैंने उसकी खूबसूरती देखकर भी उसे खुश करने की कोशिश नहीं की। मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। सुहिरान ने अविश्वास से अपना चेहरा पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? अपने परिवार की हालत का तुम्हें अंदाजा है या नहीं? तुम अभी जवान हो, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ की हालत के बारे में सोचा है? और वैसे भी यह पैसा तुम्हारी माँ ने ही कर्ज के रूप में चुकाया है। मतलब यह पैसा तुम्हारी माँ का ही हक है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे धमकाते हुए कहा, अपना नंबर दो। अगर तुमने पैसे लेने से मना किया तो मैं तुम्हारी ये निजी बातें सबके सामने बता दूंगा। फिर मैंने उसे अपने कॉन्टैक्ट में जोड़ा और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तभी जाकर मैंने राहत की लंबी सांस ली। मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि सुईरान ने मुझे रोक लिया। वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और अब बस ऐसे ही चले जाओगे? कल एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मैंने कहा, क्या मैं मना करूं तो बुरा आदमी कहलाऊंगा? अगर हमेशा के लिए बनना हो तो शायद मैं सोच सकता हूं। आज ही मुझे एक बार धोखा मिला है, कल फिर से धोखा मिलने की संभावना है। और तुम यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे एक शब्द पर बहुत सारे लड़के तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुईरान ने मजबूरी में समझाया, एक बुजुर्ग प्रोफेसर हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। कल उनका जन्मदिन है। वहाँ एक ऐसा आदमी भी आएगा जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुना है कि वह कल उस प्रोफेसर की मदद से मेरी शादी उससे करवाने की कोशिश करेगा। तुम यूनिवर्सिटी के बाहर के हो, इसलिए तुम्हारी पहचान नहीं खुलेगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मैंने उसकी बेचैन आंखों को देखा। मुझसे उसे मना नहीं किया गया, इसलिए मैंने हामी भर दी। अगर मैं उसकी परेशानी हल कर दूंगा तो 1 लाख रुपए भी आराम से रख पाऊंगा। सुहिरान मुस्कुराई और दरवाज़ा खोलकर चली गई। उसी समय मेरे फ़ोन से अचानक आवाज़ आई। वही जानी पहचानी आवाज़ फिर से सुनाई दी। सिस्टम ने मुझे एक और डिलीवरी ऑर्डर दिया था, लेकिन इस बार ऑर्डर बहुत ही अजीब था। उसमें लिखा था, 1 बोतल माओताई और 2 गिलास लेकर आओ। इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ की कीमत के शेयर दिए जाएंगे। पता पास में है। अपनी पसंद की कोई भी लिफ्ट चुनो और चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाओ। यह पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि यह फिर से अंडरवर्ल्ड का ऑर्डर था। 1 करोड़। मेरे मन में अचानक विचार आया, मुझे बेरहमी से क्यों छोड़ा गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तुरंत के टीवी से बाहर निकला, दौड़ते हुए अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा, फिर तेजी से बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गया। 1 बोतल फेतियन लॉन्गटाई खरीदी और सीधे लिफ्ट की तरफ भागा। जब बाकी लोग लिफ्ट से बाहर निकल गए, तब मैंने तुरंत चौथी मंजिल का बटन 4 बार दबाया। लिफ्ट की स्क्रीन अचानक अजीब अक्षरों में बदल गई। मेरे फोन का नेटवर्क गायब हो गया। फिर एक तेज गिरने जैसी अनुभूति हुई। कुछ ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकला। सामने फिर वही तरह तरह की इमारतें दिखाई दी। सुतुकियांग मेरी तरफ आ रहा था। उसके साथ एक आलीशान कपड़े पहना हुआ, भारी शरीर वाला, अमीर दिखने वाला अधेड़ आदमी भी था। मैंने सुतुकियांग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 90 लाख मैंने सुईरान को ट्रांसफर कर दिए हैं। सुतुकियांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच का कर्म का हिसाब पूरा हो गया था। धन्यवाद। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था ना? सच में ऊपर का खाना मंगवाया जा सकता है। अपनी बात का दिखावा करने के बाद सुतुकियांग ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये हैं चेन होंगफई, झोंगहाई के स्थानीय बड़े कारोबारी हैं। इनके नाम पर करोड़ों की कीमत वाली एक सजावट कंपनी है। चेन होंगफई ने जल्दी से कहा, चलो छोटे भाई, जरा शराब दो, बहुत मन कर रहा है। चेन होंगफई ने शराब की बोतल ले ली। फिर उसने 2 गिलासों में शराब डालकर एक मुझे और एक सुत तुकियांग को दिया। इसके बाद उसने सीधे बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और फिर उसे बाहर थूक दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और ऐसे स्वाद लिया जैसे बहुत आनंद आ रहा हो। इसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मुंह का स्वाद लेना कहा जाता है। जिंदा दुनिया का खाना या शराब अगर कोई मृत आत्मा सच में इस्तेमाल कर ले तो उसका अंत सिर्फ एक ही होता है, आत्मा का पूरी तरह नष्ट हो जाना। सुतुकियांग ने चेन होंगफेई से कहा, लाओ चेन, समय कम है, पहले अपना काम बता दो, फिर आराम से पीना। हाँ, पहले ज़रूरी काम। चेन होंगफई ने एक पता बताया और उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो मेरा घर है, वहां जाकर मेरी तस्वीर को छूना और मुझे अपने शरीर में आने देना। मैं वहीं जम गया। मैंने डरावनी फिल्में कम नहीं देखी थी। किसी आत्मा को अपने शरीर में ऐसे ही आने देना क्या सही था? अगर वो अंदर आकर जाने से मना करते तो फिर मेरा क्या होगा? इतनी परेशानी है ये? चेन होंगफई भावुक होकर बोला, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर विनती करता हूँ, मेरी मदद कर दो। मेरी और मेरी पूर्व पत्नी की इकलौती संतान का नाम चैन त्यानमिंग है। मरने के बाद जब मैं जज के पास जाकर अपना जीवन मरण का हिसाब देखने लगा, तभी मुझे पता चला कि वो मेरा अपना बेटा नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। मैंने आधी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ कमाया है वो किसी पराये बच्चे के हाथ में नहीं जा सकता। मैं ऊपर जाकर अपनी मौजूदा पत्नी से कहना चाहता हूँ कि उसकी विरासत वाली कंपनी की हिस्सेदारी छीन ले। कंपनी के 10% शेयर तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा छोटे भाई? जैसे ही चेन त्यानमिंग का नाम लिया गया, मेरा गुस्सा अचानक भड़क उठा। मेरे दिमाग में स्कूल के गेट के बाहर का दृश्य फिर से घूम गया। मैंने गुस्से में चेन होंगफई का कॉलर पकड़ लिया और बेकाबू होकर पूछा,
तुम्हारा बेटा क्या जोंगहाई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है? चेन होंगफई हैरान रह गया। तुम उसे जानते हो? मैंने उसका कॉलर छोड़ दिया और ठंडी नजरों से कहा, जानता ही नहीं हूं। आज दोपहर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया और उसे अपने साथ कमरे में ले गया। चेन होंगफई गुस्से से बोला, इसकी अभी अभी बाप की मौत हुई है और इसे लड़कियों के साथ घूमने की पड़ी है। मेरे खराब होते भाव देखकर उसने तुरंत खुद को उससे अलग करते हुए कहा, छोटे भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन तियानमिंग मेरा अपना बेटा नहीं है। जब तुम मेरे शरीर में आओगे तो उससे घुटनों पर बैठकर माफी मंगवा देना। मैंने आंखें सिकोड़कर उसे ध्यान से देखा। यह सुझाव बुरा नहीं है, लेकिन तुम कैसे गारंटी दोगे कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा नहीं करोगे? चेन होंगफई ने बहुत विनम्र होकर कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक मृत आत्मा हूं। एक बार अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय तक रहूंगा तो मेरी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। मैंने उसे देखा और फिर सुतुकियांग की तरफ देखा। सुतुकियांग ने कहा, यह सच है, हमने पता किया है। किसी मृत आत्मा को किसी के शरीर में आने के लिए ऐसे जीवित इंसान की जरूरत होती है जो यिन और यांग यानी दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सके। उसे उस चीज को छूना होता है जिसे मृत आत्मा अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देती थी, या फिर उसकी मूर्ति जैसी कोई चीज इस्तेमाल करनी होती है। और समय की सीमा आधा शिचेन है, यानी आधुनिक समय के हिसाब से 1 घंटा। अगर कोई मृत आत्मा शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी कर लेती है तो तुम्हें यिंडे भी मिलेगा। जितना ज्यादा यिंडे होगा उतनी ही अच्छी तुम्हारी किस्मत होगी। और जब यिंडे एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा तो भविष्य में तुम्हारी मौत के बाद अंडरवर्ल्ड में तुम्हारा पद भी ऊंचा होगा। अगर दोबारा जन्म लेना चाहो तो क्या तुम बहुत अच्छे परिवार में पैदा नहीं होगे? मैंने उंगली चटकाई। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अपने शरीर में आने देता हूं, लेकिन सवाल यह है कि तुम मेरे घर के अंदर जा कैसे पाओगे? चेन होंगफई खुशी से रो पड़ा। धन्यवाद। मेरी मौजूदा पत्नी का नाम किनशियान्यून है। तुम उसे बस एक खास पंक्ति सुना देना, फिर वो तुम्हें घर के अंदर आने से नहीं रोकेगी। क्या पंक्ति? चेन होंगफई का बूढ़ा चेहरा अचानक लाल हो गया। ऊपर देखूं तो चांद दिखाई देता है, नीचे झुकूं तो काली जालीदार स्टॉकिंग खींचता हूं। यह सुनकर मैं भी अजीब महसूस करने लगा और उसे अंगूठा दिखा दिया। उसे विदा लेकर मैं आराम से वापस लिफ्ट में चला गया। पिछली बार का अनुभव हो चुका था, इसलिए इस बार मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। जब दरवाजा दोबारा खुला तब मैं पहले ही मॉल की पहली मंजिल पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद मैं चेन होंगफई के बताए पते पर पहुंच गया। उस जगह का नाम था मिंग्युई सिटी। ये एक मशहूर लग्जरी सोसाइटी थी। यहां तक कि घर देखने के लिए भी पहले अपनी आर्थिक क्षमता साबित करनी पड़ती थी। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति न हो उसे यहां घर खरीदने का अधिकार ही नहीं था। मैं अंदर जाने ही वाला था कि गार्ड ने मुझे रोक लिया। सोसाइटी के मालिकों के अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैंने कहा, डिलीवरी छोड़कर मैं खुद देने आया हूं। मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने आया हूं। गार्ड ने तिरछी नजर से मुझे देखा। अगर तुम्हारी बहन यहां रहती है तो तुम्हें डिलीवरी करने की जरूरत क्यों पड़ती? उसने वॉकी टॉकी उठाया और किसी को बुलाकर मुझे बाहर निकालने की तैयारी करने लगा। मैंने कहा, गेट पर बैठने वाला गार्ड भी डिलीवरी करने वाले को नीचा समझता है। क्या मैं अपनी जिंदगी का अनुभव लेने नहीं आ सकता? मैंने दो बातें पलटकर कहीं और सीधे कहा, तुरंत बिल्डिंग 7 रूम 1301 की किन शियानियुन से संपर्क करो। मैं खुद उससे बात करूंगा। अगर वो सच में मेरी बहन निकली और उसने तुम्हारी शिकायत कर दी तो सिर्फ पैसे ही नहीं कटेंगे, नौकरी भी जा सकती है। गार्ड ने मुझे देखा। मेरी बेफिक्र और आत्मविश्वास भरी शक्ल देखकर उसे लगा कि कोई आम डिलीवरी वाला इतनी अकड़ से बात नहीं करेगा। शायद मेरी बात में कुछ सच्चाई थी। अंदर चलो, अगर झूठ निकला तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लॉबी में पहुंचने के बाद गार्ड ने फोन मिलाया और फिर मुझे पकड़ा दिया। हेलो, कोई बात है? महिला की आवाज बहुत आकर्षक थी। मैंने कहा, युंजे, मैं तुम्हारा सगा छोटा भाई हूं। गार्ड ने मुझे बाहर रोक रखा है और मेरे सगे भाई को भी नहीं पहचान रहा। चिनचन्युन ने कहा, मैं तो इकलौती बेटी हूं, मेरा सगा भाई कहां से आ गया? वो फोन काटने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से कहा, रुको, उस रात जो कविता मैंने तुम्हें सुनाई थी वो याद है? मैंने तुरंत कहा, ऊपर देखूं तो चांद दिखाई देता है, नीचे झुकूं तो काली जालीदार स्टॉकिंग खींचता हूं। लेकिन फोन फिर भी कट गया। फोन पकड़े मेरा हाथ कांप गया। मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला था, फिर भी उसने फोन क्यों काट दिया? गार्ड ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, चलो अब और अभिनय करो। मालिक के रिश्तेदार होने का झूठ बोलकर सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होगा। इतना कहते ही फोन फिर बज उठा। गार्ड ने देखा कि वही घर नंबर दोबारा कॉल कर रहा था। उसने फोन उठाया और आत्मविश्वास से कहा, सम्मानित मालिक, मैं इस संदिग्ध आदमी को पुलिस स्टेशन भेजने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। चिनचन्युंग गुस्से में बोली, वो मेरा सगा छोटा भाई है। मैंने गलती से फोन काट दिया था। तुमने उसे संदिग्ध आदमी कहने की हिम्मत कैसे की? बाहर रोकना अलग बात है, लेकिन उसे नीचा भी दिखाया। माफी मांगो, वरना कल तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगी। गार्ड की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ठंडा पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अब मुझे संतोष हुआ। गार्ड का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत मेरे सामने झुककर माफी मांगी। मैंने भी उसे परेशान करना जारी नहीं रखा और सीधे सोसाइटी के अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद मैं चेन होंगफई के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज कदमों की आवाज आई। इसके बाद दरवाजा खुला और सामने एक खूबसूरत महिला दिखाई दी।
उसका चेहरा बेहद नाजुक था और उसकी उम्र 30 साल से भी कम लग रही थी। मैं मन ही मन हैरान रह गया। क्या मैं गलत घर में आ गया था? चेन होंगफई की उम्र तो 50 से ज्यादा थी। ये महिला तो उसकी बेटी बनने लायक लग रही थी। चिन चेनयून ने अजीब नजरों से मुझे देखा। तुम्हें वो कविता कैसे पता? मैंने हैरानी से पूछा। तुम सच में चिन चेनयून हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूं। मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि यह बात चेन होंगफई ने खुद मुझे बताई थी तो क्या तुम विश्वास करोगी? किनशियान्यून ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन वो 2 पंक्तियां तुम्हारे मुंह से निकलना अपने आप में असंभव था। और फिर भी ये हुआ। अंदर आओ। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नज़र सबसे पहले लिविंग रूम की मेज़ पर रखी चेन होंगफई की तस्वीर पर पड़ी। मेरी छठी इंद्रिय ने तुरंत बता दिया कि यही सही चीज़ है। जिन जन्यून ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें पता है कि होंगफई ने मरने से पहले क्या कहा था? अब अंधेरा भी होने लगा है। इस समय मेरे घर आने का मतलब है कि कोई बहुत ज़रूरी बात होगी। मैंने सिर हिलाया। उसकी हैरान नज़रों के बीच मैं मेज़ के पास गया। थोड़ी देर रुकिए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। मैंने धीरे से चेन होंगफई की तस्वीर को छुआ। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे बिजली की एक लहर मेरे शरीर के अंदर समा गई हो। मैंने साफ महसूस किया कि मेरे दिमाग में एक और परछाई आ गई है। वो चेन होंगफई था, लेकिन अभी भी मेरे शरीर का नियंत्रण मेरे ही हाथ में था। चेन होंगफई ने खुश होकर कहा, छोटे भाई, अगर मुझसे कुछ कहना है तो दिमाग में कह सकते हो। मैं भी तुमसे उसी तरह बात कर सकता हूँ। और अगर तुम बस एक विचार से मुझे अपने शरीर में आने की अनुमति दे दो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम नियंत्रण अभी भी मेरे हाथ में था। भविष्य में अगर कोई गड़बड़ भी होती तो मेरी अनुमति के बिना यह आत्मा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने मन ही मन कहा, आ जाओ। चेन होंगफई पहले से ही इसके लिए तैयार था। वो तुरंत धुएं के एक गुच्छे में बदल गया और मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं थोड़ा असहज हो गया। वो एहसास ऐसा था जैसे शरीर पर मेरा नियंत्रण ही खत्म हो गया हो। लेकिन एक बात खास थी, इंसान की पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद, सूंघना और छूना, सब सामान्य थीं। उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। सिर्फ शरीर अगले 1 घंटे तक चेन होंगफई के नियंत्रण में रहने वाला था। किनशियान्यून मुझे देखकर पूरी तरह उलझ गई। तुम क्या कर रहे हो? जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मेरी आंखों और चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। मैंने कहा, छोटी यूं यूं। किन शियान्यू की आंखें फैल गईं। इस जवान चेहरे पर अब पहले जैसी कोई बात नहीं थी। चेहरा अलग था, लेकिन बाकी सब कुछ उसकी यादों वाले चैन होंगफाई जैसा ही था, खासकर छोटी यूं यूं कहने का अंदाज। किन शियान्यू ने कांपती आवाज में कहा, छोटी यूं यूं। चैन होंगफाई ने मेरी हथेली उठाई और उसके बालों को छुआ। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। इस बार मेरे पास बताने के लिए बहुत जरूरी बात है। चैन होंगफाई ने गुस्से में कहा, चैन टियानमिंग उस औरत और किसी दूसरे आदमी का बेटा है। किन शियान्यू चौंक गई। उसने घबराकर पूछा, क्या वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? नहीं, चैन होंगफाई ने तुरंत कहा, अभी उसे फोन करो, उसे आधे घंटे के अंदर घर पहुंचने के लिए कहो। और एक बात, कल जितनी जल्दी हो सके डीएनए टेस्ट की व्यवस्था करो, उससे उसकी विरासत छीन लो। किन शियान्यू थोड़ी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन ये शायद संभव नहीं होगा। तुम्हारा तो अंतिम संस्कार हो चुका है, चैन होंगफाई ने कहा। मेरा डीएनए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के ड्राइवर लाओ लियू का डीएनए इस्तेमाल करो। ये सुनते ही किन शियान्यू कुछ पल के लिए चुप रह गई। अचानक उसे याद आया कि जब भी लाओ लियू चेन टियानमिंग को देखता था, उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब भावना होती थी। उसे पहले लगता था कि वो सिर्फ बड़े मालिक की खुशामद करने के कारण ऐसा करता है, लेकिन चेन होंगफाई की बात सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मजबूरी में अपने बेटे को देख रहा हो और उसे पहचानने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। किन शियान्यू ने तुरंत फोन उठाया और चेन टियानमिंग को कॉल किया। उसने कहा कि कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उसे जितनी जल्दी हो सके घर लौटना होगा। मामला बेहद जरूरी था। चेन होंगफाई ने आगे कहा, और ये जो मेरे शरीर में आया है, इसका नाम वांग यांग है। मैं इसे कंपनी के 10% शेयर देने का वादा करता हूं। इन शेयरों को देने में कंजूसी मत करना। सोचो, ये मेरे शरीर में क्यों आ सकता है? कुल मिलाकर ये इंसान साधारण नहीं है। अब मेरी मौत हो चुकी है। कंपनी शायद इसके बाद कमजोर पड़ जाए, लेकिन अगर इसे साथ रखा जाए तो कंपनी सिर्फ बचेगी ही नहीं, बल्कि लगातार बड़ी होती जाएगी। क्विन शियान्यू ने चैन होंगफाई को मेरे बारे में इतनी ऊंची राय रखते हुए सुना तो उसने आखिरकार सिर हिला दिया। उधर ब्लू स्काई होटल के एक आलीशान कमरे में यांग लू घबराई हुई थी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। चैन टियानमिंग जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा था। यांग लू थोड़ी घबरा गई और जल्दी से समझाने लगी, चैन टियानमिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, वो डिलीवरी करने वाला सच में मेरा सहपाठी है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चैन टियानमिंग ने कहा, मेरी यूं ही का फोन आया था। उसने कहा कि घर में बहुत बड़ा मामला हो गया है। मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। कुछ ही देर बाद चैन टियानमिंग तेजी से घर पहुंच गया। जब उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला तो सामने एक जवान आदमी का चेहरा देखकर वो सीधे हैरान रह गया। उसकी नजर मेरे चमकीले डिलीवरी वाले कपड़ों पर पड़ी। ये वही है, बिल्कुल वही, स्कूल के गेट के बाहर वाला डिलीवरी करने वाला। चैन टियानमिंग ने किन शियान्यू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, यूं ही, मेरे पापा को मरे सिर्फ 10 दिन हुए हैं। उनका शरीर अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ और तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ घूमने का समय मिल गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो वापस आकर तुम्हें ढूंढेंगे? चैन टियानमिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दूसरे आदमी के साथ घूमना ही काफी नहीं था, अब तो किसी भी डिलीवरी वाले को घर ले आई हो।
लेकिन किन सियान्यू ने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, वो मुझे ढूंढने वापस आ चुका है। चेन टियानमिंग, ये तुम्हारे पिता हैं। चेन टियानमिंग को लगा जैसे उसके सिर के अंदर धमाका हो गया हो। ये क्या हो रहा है? तुम मेरी सौतेली माँ हो। तुम किसी भी अजनबी आदमी को लाकर कैसे कह सकती हो कि ये मेरे पिता हैं? चेन होंगफाई ने मेरा हाथ उठाया और चेन टियानमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर आ। चेन टियानमिंग का दिल जोर से धड़क उठा। उस आवाज में सच में उसके पिता की आवाज और अंदाज जैसा ही एहसास था। बिल्कुल वही अंदाज जिसमें उसके पिता कर्मचारियों पर गुस्सा करते थे। चेन होंगफाई ने फिर कहा, अभी भी खड़ा है? मेरी कीमती समय बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है? चेन होंगफाई ने बिना कुछ कहे एक कुर्सी उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। चेन टियानमिंग अभी संभल भी नहीं पाया था कि कुर्सी सीधे दरवाजे से टकराई। लकड़ी की कुर्सी बहुत भारी और मजबूत थी। टक्कर से चेन टियानमिंग पीछे की तरफ जा गिरा। मैंने मन ही मन चेन होंगफाई से कहा, हाथ हल्का रखना, किसी की जान मत लेना, वरना मुसीबत मेरे लिए होगी। चेन होंगफाई ने जवाब दिया और तुरंत आगे बढ़कर घबराए हुए चेन टियानमिंग को घर के अंदर खींच लिया। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे अपने शब्दों में, मेरे मरने के सिर्फ 10 दिन बाद ही तुम्हें दूसरी लड़की के साथ घूमने का समय मिल गया। जैसा तुम चाहते थे, मैं तुम्हें ढूंढने वापस आ गया हूं। पता है इस बार तुम किसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो? चेन टियानमिंग ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा, पूछ रहे हो मैं कौन हूं? तुम्हारा पिता हूं। उसी पल चेन टियानमिंग की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे एक पल के लिए मेरे शरीर की जगह अपने पिता चेन होंगफाई का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पापा, पापा कह रहा हूं ना, मुझे डराओ मत। चेन होंगफाई ने आदेश दिया, घुटनों पर बैठो। पता है अपनी गलती कहां की? चेन टियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो मार की वजह से डर रहा था या सामने अपने पिता को देखकर। वो रोते हुए बोला, पता है मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए था। चेन होंगफाई ने सख्त आवाज में कहा, ठीक से घुटनों पर बैठो और मुझे पापा कहो। चेन टियानमिंग ने मजबूरी में एक साफ आवाज में कहा, पापा। मैं लगभग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सिर्फ बदला लेना नहीं था, ये तो हद से ज्यादा संतोष देने वाला पल था। चेन होंगफाई ने जब मुझे खुश कर दिया तो उसने आखिर में असली मुद्दा उठाया। उसने घृणा से चेन टियानमिंग को देखा और कहा, आज से तुम मेरे चेन होंगफाई बेटे नहीं हो और अब तुम्हें घर से एक भी पैसा लेने का अधिकार नहीं है। मेरी सारी संपत्ति सिर्फ शान्यू और रूरू की होगी। अब तुम यहां से जा सकते हो।